हेलो एंड वेलकम, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम टाइम को मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि टाइम को हम कैसे यूटिलाइज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय को का उपयोग कैसे करके अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएँ, अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करें। तो इस टॉपिक पे आज हमारा डिस्कशन होगा कि टाइम और फोकस मैनेजमेंट होता क्या है? हम किसी चीज़ को कैसे फोकस से पढ़ सकते हैं और कितने अच्छे से पढ़ सकते हैं ताकि वो हमको याद रहे। हमारा फोकस हम डिफ़ोकस हो जाते हैं, पढ़ते हैं तो बहुत सी चीज़ हमारा मन नहीं करता है। तो उन सब चीज़ों को हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि हम उस चीज़ को कैसे कोप अप कर सकते हैं और उस चीज़ को हम कैसे ओवरकम करके अपनी पढ़ाई को अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हम अपनी पढ़ाई को और इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं। देखिए पहले यहाँ पे हमने आप पहला दिखाया है कि व्हाट इज़ टाइप ऑफ जनरेशन। हमारे पास जैसे आपने सुनते होंगे बच्चे बात करते हैं कि हाँ आप लोग तो ओल्ड जनरेशन के हैं, दिस जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा हो गया, आपकी सोच मेरी सोच से मिलती नहीं ना। तो इसी को हम जनरेशन गैप कहते हैं और साइंटिस्ट ने जो रिसर्च करते हैं टाइप्स ऑफ जनरेशन को एज वाइज मतलब एज 7 टू 22 जो कि जनरेशन एज इन 2009 में जिनकी एज 7 टू 22 रही होगी उनको हम जनरेशन जी बोलते हैं यहाँ पे या जेड या जी या आपकी प्रोनाउंसिएशन पे है। इनको मिलेनियल भी बोला जाता है। एक मिलेनियल होते हैं जो 23 टू 38 मतलब 2019 में जिनकी एज 23 टू 38 है। हम जनरेशन एक्स में आते हैं 39 टू 58। मेरी मेरी खुद की मैं बता रहा हूँ जनरेशन एक्स में हूँ मैं। फिर बूमर्स आते हैं एज जिनकी 55 टू 73 है जो साइलेंट है मतलब जिनकी एज 2009 में 74 टू 91 रहेगी। तो दीज आर द जनरेशन गैप। अब जैसे जैसे आदमी बुढ़ा होता जाता है जो मेच्योरिटी लेवल होती है वो डेवलप करती है एज वाइज लोग कहते हैं बट इसका एज से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग पहले मैच्योर हो जाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। हम लोग की आदत क्या होती है कि हम अपने आप को हमेशा बच्चा ही समझते लगते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली काम करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को किस लेवल पे रखना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंगली साइंटिस्ट ने जो कि रिसर्च पेपर है मैंने यहाँ पे वो आपको लिंक भी दिया है कि अगर आप देखना चाहें तो पूरा पेपर रीड करना चाहें। तो आज आप जो हम लोग बात करेंगे इन जनरली हम लोग किनकी बात करेंगे, हाफ ऑफ द मिलेनियर और जनरेशन जी जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर वाले होंगे, 11-12 वाले भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं। अगर ये देख रहे हैं तो वो भी टाइम को कैसे मैनेज करें तो वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सकते हैं। तो हम एक-एक मतलब हम यहाँ पे जनरली जो हमारी 2 जनरेशन है उन्हीं की बात करेंगे, उन्हीं को आगे बढ़ना है। बाकी और लोग भी अगर फ़ायदा उठाना चाहें तो इस वीडियो से उठा सकते हैं। चलिए फिर हम देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या करना है। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है आजकल के जनरेशन्स में जो जनरेशन ज़ी है और या जनरेशन मतलब सभी के साथ आजकल दिक्कत है कि क्या हो गया हम लोग टास्क को और क्या कहते हैं फ़ोकस मैनेजमेंट कर ही नहीं पाते। जो हमारा टास्क है, जो हमारा काम मिलता है हमको उस टाइम के हिसाब से नहीं करते हैं और उस काम को हम कायदे से फ़ोकस भी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह हमारे पास इंटरनेट है। हमारे पास इतनी एक स्ट्रेस हो जाता है हमको काम से रिलेटेड कि हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम जब कुछ करने के लिए सोचते हैं तो हमारे पास सोशल मीडिया आ जाता है। फिर सोशल मीडिया की एक्टिविटी स्मार्टफ़ोन से बहुत ज़्यादा हो गई बट नहीं, बात यहाँ पे समझिए स्मार्टफ़ोन को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं ना यूट्यूब को गलत कह रहा हूँ, ना इंस्टाग्राम को, मैं खुद यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट को शेयर करता हूँ। डिपेंड करता है आप किसी चीज़ का क्या यूज़ करते हैं, के ऊपर है कि आप किस चीज़ का पॉज़िटिव वे में यूज़ करते हैं कि नेगेटिव में यूज़ करते हैं। यही आपका मेन फ़ोकस होता है। इसी से आप आगे बढ़ते हैं कि आप किसी चीज़ का यूज़ कैसे करते हैं। आप यूट्यूब से अच्छे-अच्छे वीडियोज़ देख के अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं या यूट्यूब में मीम्स देख के या फिर इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल डाउन करके आप कुछ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी बहुत अच्छे-अच्छे पोस्ट रिवॉर्ड्स के आते हैं। अगर आप उसको देखेंगे उसमें बहुत अच्छे-अच्छे फिगर्स होते हैं तो उससे भी काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलती है। अब हम करते क्या, जैसे ही अभी हमको ये दिक्कत होती है कि हम बहुत से ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, तो हमें सबका रिप्लाई करना है। आप देखिए इंटरनेट का यूज़ करिए, टेलीग्राम पे मैं अपने वीडियोज़ मटेरियल्स भेजता हूँ। तो ये सब चीज़ों को यूटिलाइज़ करिए प्रोडक्टिविटी के लिए, ना कि टाइम वेस्ट करने के लिए। और ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इसको कैसे करते हैं। तो एक-एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे तो हमारा सबसे बड़ा मतलब हथियार है आगे बढ़ने के लिए सोशल मीडिया भी और बहुत बड़ा हथियार है हमको पीछे करने के लिए सोशल मीडिया भी। ये आपको तय करना है कि आप इसको कैसे डील करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। चलिए फिर देखते हैं क्या है। अब हम आपको एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल बताते हैं कि इन जनरल होता क्या है, हम अपना टाइम और फ़ोकस कैसे डिस्टर्ब करते हैं। मान लिया आपको कोई असाइनमेंट करना है या कोई रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, आपने उसको गूगल पे सर्च करने के लिए मोबाइल उठाया। अब आप जैसे ही मोबाइल उठाते हैं तो लगता है कि लाओ 2 मिनट व्हाट्सएप चेक कर लें, क्या मैसेज आया देखते हैं।
फिर आप मास्टर चेक लगते हैं, आपको अच्छा लगने लगता है, फिर आप उसमें 5, 10, 15 मिनट चला जाता है, फिर आप भूल जाते हैं कि आप करने क्या वाले थे। इसी तरह इंस्टाग्राम का होता है, इसी तरह यूट्यूब का होता है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इसी से आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ-साथ आपको फ़ोकस भी मैनेज करना है कि आपको करना क्या है। कभी-कभार क्या होता है, हम एक टॉपिक को सर्च करने जाते हैं और दूसरा पेज खुल जाता है, वो टॉपिक अच्छा लगने लगता है, उसको हम पढ़ने लगते हैं, उसका हमारी रिपोर्ट है या हमारा असाइनमेंट से कोई लेना-देना नहीं होता। हाँ, नॉलेज बेस वो अच्छा होता है, आपको नॉलेज मिलती है, बट उस पर्टिकुलर टाइम पे जो कि आपको रिपोर्ट और असाइनमेंट के लिए जो आपने टाइम निकाला था, जिसलिए आपने क्या कहते हैं, गूगल को ओपन किया था, वो आप डेविएट हो जाते हैं, यहीं पे आपका फ़ोकस डिस्टर्ब हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप थोड़ी देर के बाद जब 15-20 मिनट में आते हैं, तो अरे हाँ, ये तो मैं ये रिपोर्ट के लिए खोला था, लाओ फिर से करते हैं। तो बट वो 15 मिनट आपने जो पढ़ा, वो आपने गेन नहीं किया, क्योंकि कहीं कहीं पे ना उसको आपने नोट किया, ना कुछ किया। अगर आपकी मेमोरी बहुत शार्प है, तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। बट शार्प नहीं है, आपने उसको कहीं नोट डाउन नहीं किया, कहीं पे रिकॉर्ड नहीं रखा, तो आप फिर से भूल जाएँगे उसको, फिर से आपको उसको देखना पड़ेगा। ठीक है? तो एक स्टेप बाय स्टेप है, हर चीज़ को हमको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। चलिए, अब हम आपको यहाँ पे कुछ बताते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम? किसी चीज़ का वक़्त कैसे डिफ़ाइन करेंगे या फ़ोकस मैनेजमेंट कैसे करेंगे? अब यहाँ पे समझिए, फ़ोकस मैनेजमेंट के लिए सबसे जो जो टाइम मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट लगता है कि आप फ़ोकस्ड होने चाहिए, कि आप जो काम करना चाहते हैं, उसी काम को करिए। वो कैसे होता है? जैसे हम लोग अपने टाइम को बताते हैं, जब हम शक्तिमान या मोगली देखते थे, तो वो क्या होता था कि हर वीक एक एपिसोड आता था। जब हम लोग के टाइम में थर्सडे को मूवीज़ आती थी सिर्फ़, या फिर सैटरडे को मूवीज़ आती थी, तो हमारे पास तो लिमिटेड टाइम था, वो उस ज़माने का वो हिसाब था। तो उसमें होता क्या था कि हमको पता चल जाता था कि आज हाँ, ये अब एपिसोड आया, ये खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है। इसी चीज़ को हम स्टॉपिंग क्यू बोलते हैं, कि आपको एक चीज़ पता चल जाती है कि कहाँ पे आपको एंड करना है। जैसे आप बुक पढ़ते हैं, तो बुक का आखिरी पेज आपको बताता है कि अब आपको बुक को स्टॉप करना है। मैगज़ीन हो गया, क्या आपके खुद के नोट्स हो गए कि हाँ, नोट्स का लास्ट पेज हो गया। तो इस तरह की चीज़ें जो बेसिकली सिग्नल देता है कि अब आपको स्टॉप करना है, अब आपको रुकना है, दैट इज़ नोन एज़ स्टॉपिंग क्यू। आज के टाइम में ये स्टॉपिंग क्यू मिसिंग है। कैसे मिसिंग है? जैसे आप नेटफ्लिक्स का देख रहे हैं, एक सीरीज़ देखा, 8 एपिसोड है। वो सीरीज़ खत्म हुआ, सीज़न खत्म हुआ, दूसरा सीज़न है, तीसरा सीज़न है, चौथा सीज़न है, 5वां सीज़न है, तो कोई स्टॉपिंग क्यों नहीं है। आप यूट्यूब ऑफ करते हैं, आप अपने स्क्रॉल डाउन करते जा रहे, वीडियोज़ के वीडियोज़ आते जा रहे, आप देखते जा रहे, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा ही आपका चला गया। इसी तरह इंस्टाग्राम है। आप मतलब आपका 15-20 मिनट, आधा घंटा कहाँ चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, और आप बैठ के सोचेंगे कि ये क्या हो गया? मतलब टाइम कहाँ चला गया? ठीक, तो ये होता है। अब हम जनरली आप बता दें, ये जो मैं आपको यहाँ वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ये एडम एडलर साहब हैं, इनका टेड टॉक है। टेड पे जाके इनका देखेंगे वीडियो, 9 से 10 मिनट का बहुत अच्छा वीडियो, इसको देख के थोड़ा-सा गेन करिए कि ये कहना क्या चाहते हैं और इनका कॉन्सेप्ट क्या है, टाइम को और फ़ोकस को लेके क्या कहना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी स्टडीज़ है, इसको एक बार देखेंगे। इसे अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको जो यूज़ बताया यूट्यूब का या इंटरनेट का, एक कंस्ट्रक्टिव वे में बताया कि इसको 10 से 15 मिनट ही आपको देखना है। उसके बाद नहीं कि हाँ, और टेड टॉक्स देखने लगे जो आपकी यूज़ की नहीं है। आपको ये तय करना है कि आपकी यूज़ की क्या चीज़ है, उसमें आपको टाइम देना है। टाइम बहुत कीमती है, सभी के पास सिर्फ़ 24 घंटा है। जब सबके पास 24 घंटा है, तो कुछ लोग ऊपर क्यों हैं और कुछ लोग नीचे क्यों हैं? वो बस इसीलिए हैं कि वो वक़्त पे सारे काम करते हैं जो उनको उस समय करना होता है। आप जानते हैं, इन जनरल हम 7 से 8 घंटा सोते हैं हम लोग, और 7 से 8 घंटा हम कॉलेज-वॉलेज में जाके अपना काम खत्म कर देते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि 16 घंटा हमारी ज़िंदगी का जो होता है, वो नॉर्मल ऐसे ही निकल जाता है, जिस पे आपको कोई कंट्रोल नहीं होता। सोएँगे आप, भाई स्टूडेंट हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो नींद तो आएगी, अगर नहीं सोएँगे तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। कुछ लोग कम सोते हैं, कुछ लोग ज़्यादा सोते हैं, बस एवरेज 7 से 8 घंटा की बात है। और सीधा ऑफ़िस जो लोग जाते हैं, उनका 9 घंटे का ऑफ़िस होता है, जो कॉलेज जाते हैं उनका भी 7 से 8 घंटे का आप कॉलेज समझ लीजिए। कॉलेज में अगर आप प्रोडक्टिविटी करते हैं, अगर आप क्लासेस को अटेंड करके अच्छा करते हैं, तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। उसके बाद आपको पता है 4 घंटा, मतलब आप समझ लीजिए आधा 1-2 घंटा आपके मतलब और कामों में निकल जाता है। इन जनरल आपके पास 5 से 6 घंटा आपके खुद के लिए बचता है, जो आपके पास अपना का खुद का टाइम होता है, जिसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ करते हो, जहाँ पे आपका डिस्टर्बेंस कम होता है। इस डिस्टर्बेंस में आप मोबाइल को ले आते हैं, जो आपको और डिस्टर्ब करता है। तो यही टाइम को हमको यूटिलाइज़ करना है अपने आप को आगे बढ़ने के लिए। कैसे करना है, ये आप डिसाइड करेंगे। चलिए, और देखते हैं कि और क्या-क्या हो सकता है। अब देखिए, इसमें क्या कर सकते हैं हम कि हम लोग को अपना एंटरटेनमेंट भी लिमिटेड करना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, नहीं कि ज़्यादा पढ़ते-पढ़ते बोर हो जाएँगे, तो फिर पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा। अब पढ़ाई में मन लगने के लिए आपको ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका स्टॉपिंग क्यू क्या है।
हाँ, मैंने इतना टॉपिक पढ़ ये हो गया, अब मुझे थोड़ा-सा ब्रेक लेना है, थोड़ा-सा रिफ्रेश होना है, तब मैं और टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकूँगा। बट वो रिफ्रेशमेंट में ये नहीं कि आप मोबाइल लेके कर रहे हैं, इससे आपका दिमाग थकेगा, दिमाग रिलैक्स नहीं होगा, मेंटल स्ट्रेस तब भी रहेगा। फिज़िकल तो अपने आप को आराम दे रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, बट मेंटल जो स्ट्रेस था, जो आप पहले पढ़ रहे थे, अब मोबाइल देख रहे हैं। जब आप मोबाइल देख रहे हैं, तब भी आप मेंटल स्ट्रेस है। थोड़ा बैठिए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा रिलैक्स करिए, जिसको कहते हैं शून्य में देखिए, जस्ट लुक इंटू द ज़ीरो। तो वो करेंगे तो आपका माइंड रिलैक्स होगा, तो आप फ्रेश महसूस करेंगे, तो फिर आपको और ज़्यादा चीज़ें पढ़ने में समझ में आएगी। आपको ये टाइम खुद डिसाइड करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि आपको अपना टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा, अब मैं 1 घंटे में मुझे ये खत्म करना है, कैसे भी तैसे भी। अच्छे से, कैसे-तैसे मतलब वो टाइम आपको कैसे-तैसे कंप्लीट करना है, बट उसकी क्वालिटी रिड्यूस नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। वो टॉपिक आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके नोट्स बना के उसके मतलब ऐसा करना है कि अगर वो चीज़ पढ़ रहे हैं तो फिर पढ़ जाए, याद हो जाए, दोबारा ना पढ़ना पड़े। हाँ, 24 आवर्स के बाद उसको फिर से एक बार रिवाइज़ करना पड़ेगा, तभी आपके दिमाग में होगा। फिर 7 आवर्स 7 डेज़ होता है, फिर 15 डेज़, फिर 1 मंथ, फिर 3 मंथ्स, उसके बाद वो चीज़ आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाती है। ये एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है। इसमें आपका कॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये सब जानते हैं कि याद करने का क्या तरीका। मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, सबको सब कुछ मालूम है, बट इम्प्लीमेंटेशन का दिक्कत है। जैसे ही हम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, आप अच्छे से काम करने लगेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ अपने आप को और फ्रेश करने का क्या तरीका। आप क्या करते हैं जब हम सोते हैं, तो क्या होता है, हम फिर सुबह उठते हैं तो हम फ्रेश अपने आप को महसूस नहीं करते, क्योंकि हम इतना स्ट्रेस में सोते हैं कि हमको अच्छा ही नहीं लगता कि हाँ उठें तो फ्रेश महसूस करें। सोने से पहले अपने आप को टाइम दीजिए, 5 से 10 मिनट, 15 मिनट रिलैक्स होइए। मोबाइल देखते थे, आपके बेड पे आपका मोबाइल होगा, आप मोबाइल रखते फिर सो जाते हैं। आपने दिन भर क्या किया उसके बारे में आप सोचते भी नहीं। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। मतलब हम ये कहेंगे, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो सोने से पहले वो पूरा अपना दिन का उन्होंने क्या पढ़ा वो रिवाइज़ करने की कोशिश करते हैं। आप खुद सोचिए कि आपने जो पढ़ा है चलो और रिवाइज़ करते हैं। अगर आपने अर्थक्वेक पढ़ा है तो अर्थक्वेक कितने टाइप का होता है, अर्थक्वेक कहाँ ओरिजिनेट होता है, अर्थक्वेक की और क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, सेस्मिक वेव से कोस कैसे रिलेटेड है, अर्थक्वेक से हमको क्या फ़ायदा होता है, उसमें आपका पी, एस वेव होती है, एल और लॉग वेव और रेले वेव होती है, ये किस तरह की वेव होती है इसमें पर्टिकुलर। तो जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ करिए। जब रिवाइज़ करके आप सोएँगे तो एक तो आपको रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा, फिर आपको एक जो स्ट्रेस में सोते हैं वो नहीं रहेगा। अब इसमें आपका माइंड रिलैक्स भी हो जाएगा थोड़ा-सा, और जब आप रिवीजन करेंगे उसके बाद भी आपको थोड़ा टाइम मिलेगा कि अपने आप को रिलैक्स कर सकें, और इस तरीके से सोने से आपको डबल फ़ायदा होगा। एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा दिन भर का, और आप थोड़ा और रिलैक्स भी हो जाएँगे। हर आदमी के अपने-अपने मेथड्स होते हैं करने के, वो आपके ऊपर है। कोई रात भर पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है। तो ये अप टू पर्सन वेरी करता है, ये आप कर सकते हैं, आपको कैसे करना है। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा रिफ्रेश होने के लिए भी थोड़ा-सा बता सकता हूँ, क्या कर सकते हैं, आप पावर नैप ले सकते हैं। बट पावर नैप इतना मत बढ़ा दिए कि वो आपका वो स्लीप हो जाए। पावर नैप मतलब 5 से 10 मिनट, एक होता है ना कि हाँ, पावर नैप लिया। ये आप जब आप थोड़ा-सा मतलब 4-5 घंटा पढ़ने के बाद थक रहे हैं, तो आप 5-10 मिनट आँख बंद करके पावर नैप लेने की कोशिश करिए, तो अपने आप देखेंगे कि आपको खुद रिलैक्सेशन फ़ील हो रहा है। तो इस तरीके से भी अपनी बॉडी को आप रिलैक्स कर सकते हैं। बट पावर नैप का मतलब पावर नैप है 5 से 10 मिनट, ये नहीं कि आधा-आधा, 1-1 घंटा का पावर नैप बना दें। अब यहाँ पे देखिए कि अब करना क्या है? इस समय हमने आपको बताया कि पढ़ाई के बारे में, कि आपको पढ़ना कैसे है, कि आपका जो कैसे-तैसे पढ़ना है और कैसे करना है। इसका मैं अलग से लेक्चर बनाऊँगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, वो मैं बनाऊँगा। बट उससे पहले हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप देखिए, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि जब आप चैप्टर पढ़ें, तो चैप्टर के पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए या उसके लॉन्ग नोट्स बनाइए। आपके ऊपर है कि आप चीज़ों को याद कैसे करते हैं। जो बुक होगी, वो बुक आप बार-बार रिवाइज़ नहीं कर सकते। मान लिया अगर आपने प्रबीर सिंह स्टार्ट किया और पहला सोलर सिस्टम कर रहे हैं, तो वो सोलर सिस्टम के बारे, सोलर सिस्टम क्या है, उसमें प्लैनेट क्या है, उसमें यूनिवर्स क्या है, वो छोटे-छोटे पॉइंट्स बनाते जाइए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसका एक डिटेल लेक्चर बनाएँगे कि नोट्स वाक़ई में बनाएँगे कैसे, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएँगे, माइंड मैप कैसे बनाएँगे, उसका भी मैं एक अलग से लेक्चर वो आपको वीडियो बना के पेश करूँगा, ताकि आपको पता चले कि नोट्स बनाया कैसे जाएगा। चलिए, आगे देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपके अंदर आपको खुद भी कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा। कैसे करना होगा? अपना काम खुद से करने की कोशिश करिए। कैसे? जब आप सुबह उठते हैं तो अपना बिस्तर सही करिए। उससे क्या फ़ायदा होगा आपको? क्योंकि दिन भर की थकान के बाद जब आप शाम को अपने घर आएँगे, तो आपको आपका जब बिस्तर लगा हुआ मिलेगा, तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि ये मैंने सही किया है। मैं और भी काम कर सकता हूँ। इसी तरह अपने आप को जब ऑर्गेनाइज़ रखेंगे, आप
रीअरेंज रखेंगे अपने आप को, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस होगा। अब मान लिया आप अब बिस्तर सही नहीं करेंगे किस कंडीशन में, जब आप लेट होंगे, हर चीज़ में आपको लेट होगा। इसीलिए अपने आप को ऑर्गेनाइज करिए, प्री प्लान करिए। अगर आपको कॉलेज जल्दी जाना है तो जल्दी उठिए। कभी-कभार हो गया, देखिए हर चीज़ मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए कि एक ही रूटीन में ज़िंदगी जी रहे हैं, बट डिसिप्लिन में होनी चाहिए। ऊपर-नीचे चलता है, बट डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब हमको करना क्या है। आपको अपने काम को ऑर्डरिंग में करना है, रैंकिंग में करना है, जिसे कहते हैं प्रियर, उसी का यहाँ पे है प्रायोरिटाइजेशन है। मतलब आपको क्या करना है, आपको ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा काम अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो प्रायोरिटी मैट्रिक्स है, इसमें दो तरह का यहाँ पे कॉलम दिया गया है। यहाँ पे हाउ अर्जेंट इज द टास्क एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज द टास्क। अर्जेंट तो है, इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। तो अब जैसे कि आपको पढ़ना है, कोई टॉपिक आपको खुद से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है मगर अर्जेंट नहीं है। असाइनमेंट, रिपोर्ट, टेस्ट, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। क्या होगा, अब 3 असाइनमेंट है, एक की डेट 5 तारीख है, एक की तारीख 2 तारीख है, एक की 10 तारीख है। तो जो 10 वाला है वो भी इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। तो उसी तरह से आपको अपने काम को प्रायोरिटी वाइज, रैंकिंग वाइज ऑर्डरिंग करना पड़ेगा। उससे ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम पहले नहीं करना है। इससे आपको फायदा क्या होगा, इससे आपको काम करने में आसानी होगी, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम नहीं पहले करना है। इससे क्या फायदा होगा, अब आप समझिए। देखिए, अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद डिसाइड करते हैं कि चलो कर लेंगे, लास्ट डे कब है, लास्ट डे से पहले कर लेंगे। जब लास्ट डे आते-आते हो जाता है कि आपको नहीं मालूम कल आपको और कितना काम मिलने वाला है, कल और क्या हो सकता है। जो अभी का टाइम है वही आपके पास है, तो ये अभी का टाइम यूटिलाइज़ कर लीजिए। कल के बारे में आपको नहीं मालूम है, हो सकता है कल ऐसा कुछ हो जाए कि आप ना पढ़ पाएँ, हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए। आपको रैंकिंग करना पड़ेगा, ऑर्डरिंग करना पड़ेगा, अपने काम को उसी समय खत्म करना पड़ेगा। जब अपना काम आप थोड़ा-थोड़ा टू द पॉइंट खत्म करने लगेंगे, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा कोई भी काम पाइल अप नहीं ना। जब काम पाइल अप नहीं होगा तो स्ट्रेस नहीं होगा, जब स्ट्रेस नहीं होगा तो आप फ्री माइंड होंगे और बहुत ज़्यादा कर लेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने दिमाग में पहले से मान लेते हैं कि बीएससी फर्स्ट ईयर है, मेरे पास जो सिलेबस है मेरा 4 सब्जेक्ट है वही पढ़ना है, या 6 सब्जेक्ट है वही पढ़ना है। फिर बीएससी सेकंड ईयर में दूसरे 6 सब्जेक्ट हैं और बीएससी थर्ड ईयर में दूसरे हैं। इस तरह एमएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड हो गया, अगर आप एमएससी टेक में हैं तो अलग-अलग होगा। ये आप डिसाइड करते हैं ना कि बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको कितना पढ़ना है, ये एक सिलेबस डिफाइन हो गया। ये आपने अपने दिमाग को कहा है कि ना कि ये बहुत टफ है। अगर आप उसको आसान कुछ देखिए, अब मैं बार-बार ये लेक्चर में बोलता हूँ, किसी के मिनोलॉजी स्ट्रक्चर में बहुत से स्टूडेंट्स को भी टेलीग्राम में मिलता हूँ, मैसेज करते हैं, कुछ बोलते हैं टेलीग्राम पे कि मिनोलॉजी सर आसान लगती है, दूसरे सब्जेक्ट में मुझे प्रॉब्लम है। जबकि वो दूसरा सब्जेक्ट मान लीजिए पैलेंटोलॉजी हो गया, हिस्टोरियोग्राफी, उनको उसमें प्रॉब्लम है, या हम कहें कि इकोनॉमिक जियोलॉजी में प्रॉब्लम है, बट वो कहते हैं कि मिनरोलॉजी स्ट्रक्चरल जियोलॉजी सर मेरी क्लियर है, मुझे अच्छे से आता है। और जब मैं उनसे बात होती है, आगे बढ़ता हूँ, तो उनको वाकई में वो चीज़ अच्छे से आई रहती है और काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट उनके क्लियर होते हैं। जबकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हमको कहते हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी टफ है। ये हम लोग सुनते कि मिनरोलॉजी टफ है, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी टफ है, रियली में टफ है, बट सुनने से इम्पैक्ट उसका और ज़्यादा हो गया कि अरे ये इनके लिए भी टफ है, इनके लिए भी टफ है, तो मेरे लिए भी टफ होगी। और हम लोग के साथ दिक्कत क्या है कि हम लोग अपने आप को सबसे ज़्यादा कम आंकते हैं। अरे हम नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। क्यों ऐसा होता है? हम लोग को यही सोचना है। उसको एक ट्राई दीजिए, उसमें मेहनत करिए, देखिए क्यों टफ है, समझने की कोशिश करिए कि उसके मतलब उस टफ क्यों आ रहा है। थोड़ा-थोड़ा करके देखेंगे। देखिए, आप जब प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम में, तो वो आपकी परफेक्ट हो जाती है, बट उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है। यहाँ पे टाइम की दिक्कत है, हम लोग टाइम ही नहीं निकाल पाते अच्छे काम के लिए, पढ़ने के लिए तो टाइम ही नहीं निकालते। एक्सक्यूज़ पे एक्सक्यूज़ बनाते हैं, सर यहाँ चले गए, सर ये हो गया, सर वो हो गया। तो जब तक आप एक्सक्यूज़ देते रहेंगे तब तक आपको दिक्कत आती रहेगी। तो हम लोग को ये डिसाइड करना है कि हम लोग को कितना पढ़ा। अब जैसे क्या होता है, बीएससी थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आपने पढ़ लिया, अब आपको एग्जाम देना है, या तो जैम का देना है या तो एमएससी के लिए एग्जाम देना है, तब आप पूरा सब्जेक्ट अपना एक बार में पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो नहीं भी पढ़े होते वो भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों? तो आप अपना खुद से ये टारगेट बनाइए कि आप अपना खुद से ये टारगेट बनाइए कि आपको क्या करना है। एक ही साल में अपना पूरा सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करिए, जो जितना जैम का है पूरा पढ़ डालिए एक साल में। किसने मना किया है? आप देखेंगे अगर सिलेबस, तो इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है। थोड़ा पढ़ना है। हम लोग क्या करते हैं, अरे अभी हमने स्ट्रक्चर नहीं पढ़ी, वो हमारे सेकंड ईयर में आएगा, तो हम तब देखेंगे। क्यों देखेंगे? आप अपने से पढ़िए ना।
अल्टीमेटली आप बीएससी थर्ड ईयर के बाद भी तो अपने से ही पढ़ने वाले हैं, कोई टीचर आपको थोड़ी ना बैठा के पढ़ा रहा है, बट टीचर ने जो आपको बेसिक सेकंड ईयर में बता दिया है वही आप थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं, तो वो भी आप अपने से कर सकते हैं ना, पढ़ तो सकते हैं ना अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके। अब मैंने जो टाइम टेबल आपको दिया है वो 1 महीने का है, 3 महीने का और 6 महीने का है, तो मैक्सिमम टाइम हमने जैम की तैयारी के लिए 6 महीना दिया है उनके लिए जो बीएससी थर्ड ईयर तक जा चुके हैं। चलिए हम बीएससी थर्ड ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात करें तो वो चलिए उसको 1 साल का कर दीजिए, अपने हिसाब से डिवाइड कर दिए। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, अब हम क्या और कर सकते हैं, तो अपने आपने प्लान खुद करिए, खुद से प्लानिंग करिए आगे बढ़ने की कैसे कैसे कोशिश कर सकते हैं, और मैं ऑलरेडी अवेलेबल हूँ, मुझे टेलीग्राम करिए कि ये सब क्वेश्चन किस तरह अप्रोच करें, मैंने आपको अप्रोच भी बता रहा हूँ कि किस तरीके से अपने टाइम को अप्रोच करें और किस तरीके से अपने चीज़ों को मैनेज करें। अब हम फोकस की बात करते हैं, फोकस हाउ टू इम्प्रूव योरसेल्फ। हमें ने डिफोकस है, कैसे डिफोकस है मैं आपको बताता हूँ। हम लोग जैसे मैंने अभी आपको 6 से 7 या 7 से 8 घंटा स्लीप का बताया, सोने का बताया। अब जो 7 से 8 घंटे जो हम कॉलेज में होते हैं, कॉलेज में हम क्या करते हैं, क्लास अटेंड करने जाते हैं, और जब हम क्लास अटेंड करते हैं तो क्या करते हैं, कितना हम उस टॉपिक को ग्रैस्प करते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट में अच्छी पढ़ाई होती है, हम ये मान के चलते हैं सारे इंस्टीट्यूट में अच्छी पढ़ाई होती है, बट क्या आप वो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं अपने लिए? वो जो अगर टीचर हमको स्ट्रक्चर जियोलॉजी या मिनोलॉजी या स्टेटिग्राफी जो पढ़ा रहा है, वो जो टॉपिक पढ़ा रहा है, वो क्या आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो वो 7 घंटा आपका यूटिलाइज हो गया, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं ना। हम क्या करते हैं, कॉलेज में आते हैं, क्लास नहीं अटेंड करते हैं, कुछ लोग चलो कॉलेज नहीं जा पाते हैं, चलिए कोई बात नहीं, कॉलेज में बैठे हैं, क्लास में नोट्स बना लिया, सब कुछ हो गया, उसको रख दिया, सर ने आज ये पढ़ाया था, चलिए स्ट्रक्चर जियोलॉजी में आज डिप्स और स्ट्राइक बताई थी, ठीक है, डिप स्ट्राइक बताई, बस खत्म हो गई बात। फिर जब आप ये सब कुछ करते हैं फिर क्या होता है, या तो आपके उसी दिन आप उस टॉपिक को पढ़िए तो और समझ में आएगा, जैसे मैंने अपने कहा आपको बताया कि कोई चीज हम जब पढ़ते हैं तो 24 घंटे तक वो याद रहती है, उसके बाद भूलना स्टार्ट हो जाती है, तो अगर विद इन 24 आवर्स आप पढ़ लेते हैं तो वो चीज आपको और अच्छे से आई होती है। फिर 7 डेज हो गया, फिर आपका 1 मंथ हो गया, फिर 3 मंथ हो गया, फिर 6 मंथ हो गया, सो ऑन, ये हो गया। तो जो 7 घंटा जो क्लासेस में आपको पढ़ना चाहिए था वो आपने अपना वेस्ट कर दिया, फिर आप क्या करते हैं, उसको कवर अप करने के लिए आप घर में आने के बाद पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि आपका एक्स्ट्रा टाइम है। यहाँ पे आप अपना टाइम एक्स्ट्रा दे रहे हैं उस टॉपिक को जो कि आप क्लास में पढ़ सकते थे, तो क्लास के टाइम को भी यूटिलाइज करिए। जाने से पहले टीचर बता देता है कि मैं क्या पढ़ाऊंगा, ऐसा कोई टीचर नहीं होता कि नेक्स्ट टॉपिक ना बताए, उस टॉपिक को जाने से 5-10 मिनट पहले देख लिए कि क्या क्या है, ये पढ़ाएंगे सर, अच्छा ये पढ़ाएंगे, उसका एक लेआउट बना, एक लिस्ट बना ली कि सर ने ये पढ़ाना है आज हम लोग को इसमें। अच्छा फिर तो अब सबके पास केएम बांगर है, सब क्या प्रवीर सिंह, एक बार देख लीजिए कि क्या है टॉपिक, अपने सिलेबस से मैच करा लीजिए, आपका सिलेबस उसके बारे में क्या बोलता है, आपके कॉलेज का सिलेबस। जब आप वो दोनों कंपेयर करेंगे, अगर पॉसिबल हो तो अपने कॉलेज में जो आपके क्वेश्चन पेपर हो अगर वो अवेलेबल हो तो उनसे भी देख लीजिए कि उस टॉपिक पे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको उस एग्जाम में। फिर और एक्स्ट्रा करने के लिए देख ली कि उस टॉपिक से जैम में क्या पूछा जाता है, जैम के क्वेश्चन आंसर बना लिए, मेरी लिस्ट हमने सेपरेट कर दिया सब्जेक्ट वाइज, उसको आप उठा के जब आप वो सर वो पढ़ाएं तो आप उनसे क्वेश्चन पूछिए, सर ये क्वेश्चन जैम में पूछे जाते हैं, प्लीज क्लियर इट फॉर मी इफ पॉसिबल। एटलीस्ट कम से कम आपको उस टॉपिक का आइडिया तो होगा, आप पहले से तैयार रहेंगे, ना कि 3 साल के बाद जब आप बीएससी थर्ड ईयर कर लेंगे तब आप जैम तैयार करेंगे, तब आपको लगेगा अरे हाँ ये क्वेश्चन पूछा था उस समय तो ये सर ने बताया नहीं, और हाँ सर ने बताया था मगर हमने उस समय ध्यान नहीं दिया। जब आप किसी चीज पे एम्फेसिस देते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो आपको वो चीजें याद रहती हैं, ये बात यहाँ पे समझिए आप लोग। तो जितना ज्यादा आप क्या कहते हैं एक्टिव रहेंगे अपने लिए, आपको उतना ही फायदा होगा। यूटिलाइज योर ओन टाइम, नोबडी इज कमिंग टू टेल यू दैट यू हैव टू डू द एफर्ट, दिस इज यू हैव टू डू द एफर्ट्स। उसके बावजूद भी अगर नहीं आ रहा, देखिए पढ़ना आपको है, कोई भी टीचर पढ़ा सकता है बोर्ड पर, वो आपको दिमाग में नहीं कर सकता जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जैसे मेरे क्लास में कुछ लोग थे कि वो क्लास में पढ़ते तो उनको सब याद हो जाता था, आई एम नॉट दैट टाइप, हमको पढ़ना पड़ता था। पढ़ने की मैंने क्या क्या ट्रिक्स निकाली थी उस समय, क्योंकि मुझे गेट क्लियर करना था, बहुत पुरानी बात है, अभी उसको डिस्कस करने की बात नहीं। मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ये ऐड करना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी को और कैसे यूज किया जा सकता है, मैं सिर्फ यहाँ पे वो ऐड करना चाहता हूँ। टेक्नोलॉजी जैसे उस समय मैंने एक टेप रिकॉर्डर लिया था, उसमें मैं अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करता था, और यूनिवर्सिटी जाने का जो टाइम होता था मैं उसको सुनते हुए जाता था कि ये जो है अर्थक्वेक है या सोलर सिस्टम है, जो मैंने बोला है वो मैं सुनते जाता था, तो थोड़ा सा जैसे आप गाना सुनते जाते उसके बोल याद होते, कभी गाने की बोल याद करने की कोशिश की आपने? नहीं, सुनते सुनते याद हो जाते ना। उसी तरह अपनी ही वॉइस को सुनिए, रिकॉर्ड करिए चीजों को, मोबाइल आ गया अब तो
अब ये नहीं कि हर चीज़ रिकॉर्ड करने लगे, कुछ मतलब जो आपको लग रहा है टफ है या जो रिवीजन का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, रिवीजन अच्छे से रिकॉर्ड करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। जब नोट्स के सेक्शन में आएँगे, जब लेक्चर बनेगा तो उसमें भी बात करेंगे। तो इस लेक्चर से हम क्या ओवरऑल ले जा सकते हैं, उससे पहले मैं एक स्टोरी भी आपको सुना देता हूँ जो आपको शायद फ़ायदा करे कि हम लोग के अंदर दिक्कत क्या, जिसमें हमने आपको कहा कि बेसिक फर्स्ट ईयर का टॉपिक बात कर रहे हैं, तो हमें इतना ही पढ़ना है, क्योंकि हमको ये बोला जा चुका है। टेक एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बताता हूँ कि 2 आदमी हैं या 2 भाई हैं, एक बहुत ताकतवर है, बहुत हेल्दी है, बहुत बिल्ड है, और एक की बिल्ड इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपने भाई को सपोर्ट करे या अपने भाई को लिफ्ट कर सके, कुछ नहीं। भाई ये नहीं हो, उसका जो ताकतवर भाई है वो किसी कंडीशन में फँस गया है जिसमें उसको उसको वो लिफ्ट करके हॉस्पिटल लेके जाना है या किसी और कंडीशन में लेके जाना है, तो वो उस चीज़ को कर देता है। तो जब आके अपने मोहल्ले में, अपने घर में बताता है कि मैंने आज अपने भाई को उठा लिया, कोशिश करके उठा लिया, और मैं थोड़ी दूर गया और मैंने उसको वहाँ पे पहुँचा दिया जहाँ पे ले जाना था। तो सब लोग यही कहेंगे नहीं, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो तो बहुत ताकतवर है और तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है। सिर्फ सारा खेल मेंटालिटी का है। आपका मेंटल हेल्थ कैसी है, आप मेंटली कितनी स्ट्रांग हैं। अब मैं जो कहानी आपको सुनाना चाह रहा हूँ वो उसका फंडा ये है कि वो आदमी जब अपने भाई की हेल्प कर रहा था जो कि उससे ज़्यादा फिजिक्स में अच्छा है, उसको वहाँ बताने वाला कोई नहीं था कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो। This is the person who used to tell us you cannot do it, you can't. This can't cannot come to your way. This is only you will decide what you can do or not. If you think that you cannot do it, then you cannot do it. If you think you can do it, follow the path. What is the right path? What is the right approach? आपको ये करना है। ये वीडियोस इस तरह के मैं आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में और भी वीडियोस लेके आऊँगा कि किस तरह नोट्स बनाना है, किस तरह अपने आप को डेवलप करना है। क्योंकि सिर्फ़ आपको जेईई एग्ज़ाम क्लियर नहीं करना, सिर्फ़ आपको गेट या जीएसआई से नहीं करना है, आपने अपने आप को ओवरऑल डेवलप करना है। इंटरव्यू में अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंस अपने आप को दिखाना है, वो सारी चीज़ें अब धीरे-धीरे डिस्कस होंगी। तो अभी तक के लिए इतना ही, और भी लेक्चर्स ऑन बोर्ड हैं, बहुत जल्दी अपलोड होंगे, तो आप लोग अपने टो पे रहिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं फिर। थैंक यू, बाय बाय।